पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। लेकिन एक बात बताओ सूबेदार कि जब गांव के सब लोग अपने घर में थे तो तुम यहाँ क्या कर रहे थे? चाचा आप लोग क्या हुआ? अरे वो तो अच्छा हुआ कि हम सब यहाँ पर में आ गए थे। अरे बेहोश हो गई थी बहूजी, आज तो कुछ भी हो सकता था। मुझे माफ कर देना, आपकी इजाजत के बिना मैंने इस घर की दहलीज को लांगा है। देख रही हो ना चाची, मतलब जिस बहू को दहलीज के अंदर रखने से समाज के कई लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्यादा समझते हैं। आज वही बहू बाहर जाने के बाद अपने मर्यादाओं को, अपनी जिम्मेदारियों को कितनी खूबसूरती से संजो कर रखा है। ये किरण बिटिया भी ना, नहीं तो बताओ भला एक जवान लड़के के साथ रात में वहाँ रुकने की क्या जरूरत थी? देखो ये तो गलत है। हम सबको पूरे गांव वाले मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो इसका असर हम सबके बाल बच्चा पर भी पड़ेगा। अरे हम तो कब्बे से बोल रहे हैं ये बात, लेकिन कोई हमारा बात पर ध्यान देता है? नहीं देता है ध्यान। अच्छा ये बताओ, अगर उस सूबेदार के मन में पाप नहीं है तो चुप चुप के सामान दे करके उसका मदद काहे करेगा? उसको घर में बैठ करके दरवाजा बंद करके अंदर में अ आ ई कक्का कहारा काहे सिखा रहा है? बताओ। सूबेदार के आगे पीछे तो कोई नहीं, अकेला आदमी इधर उधर भटक सकता है, लेकिन किरण बेटिया और धीरज तो पढ़ा लिखा है। मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा है। तुम्हारा दिल कभी नहीं मानेगा, तुम्हारा तो दिल कोनो बात पे मानता ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, धीरज पढ़ा लिखा है, हाँ। किरण बिटिया भी पढ़ी लिखी है, हाँ। और दोनों का उम्र हो गया है ब्याह करने का, हाँ। हो गया है ना? लेकिन जब दोनों का कहीं ब्याह का बात होता है तो दोनों आनाकानी करता है। क्यों बताओ? अरे अम्मा आराम से। अरे तुमने बाबूजी को धमकी दिए हैं कि जब तक तुम घर नहीं लौटोगे हम कुछ खाए पिएंगे नहीं। तब्बे से हमको इतना भूख लगा है, इतना भूख लगा है कि क्या बताएं। अरे अम्मा एक बात बताओ, जैसे उषा चाची का तबीयत खराब हो गया था, फिर गई थी, चक्कर आ गया था उनको, ऐसा तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो? अरे तब्बे तो हम कह रहे हैं कि तुम जल्दी से जल्दी घर आ जाओ, वरना वो किरनिया का क्या भरोसा, वो तो ताक लगाए बैठी है कि हमको कुछ हो बस वो अपना काम निपटा दे। तुमको क्या लगता अम्मा कि खाली हम यहाँ बैठे हुए हैं? घर में क्या चल रहा ना अम्मा, वो सब हमको पता है। कैसे? अरे तंत्र मंत्र से कोनो तीसरा आंख लगा के बैठे हो का? तीसरी आंख का जरूरत है अम्मा? जो अपना दुश्मन है ना वही अपना मुखबिर है। मतलब वो किरनिया? उस बेचारी को क्या पता है अम्मा, जिसको अपना भाई बोलती, सम्मान देती है, वही भाई उसके लिए हमराज है। हमरा बस चलता ना तो का से का कर डालते उसकी जिंदगी से। हम का करें, मजबूर हैं हम।
काहे से उ नागिन का फन तुम्हारे बाबूजी की गोद में है। अरे जैसे ही कुछ उसके खिलाफ करने चलते हैं तुम्हारे बाबूजी आ जाते हैं बचाने के लिए उसको। बस यही खातिर है माँ, हम ऐसा चक्रव्यूह रचे हैं ना कि हम लोग अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब जो करेगी वो किरनिया ही करेगी अम्मा। अरे बेटा तुम कुछ करो, बस जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। सच कह रहे हैं तुमसे, जब वो नागिन हमारी आंख के सामने आती है ना तो हमरा कलेजा जर बर के राख हो जाता है। अरे अम्मा तुम इतना काहे परेशान हो रही? अरे कुछ काम जो है ना अम्मा समय पे भी छोड़ देना चाहिए। देखना अम्मा, वो जो किरनिया है ना वो खुद ही हमें अपने घर में ले जाएगी। सपना सजा के रखी है ना वो, इंजीनियर बाबू से ब्याह करने का, सुख भोगने का। मतलब तुम एक किरनिया का इंजीनियर साहब से जो शादी ब्याह का सब स्वांग रचे हो, ये सब छलावा है। तुमको क्या लगता है अम्मा? उस नागिन का ब्याह होने देंगे हम, उसको सुखी जीवन जीने देंगे। ऐसा हाल करेंगे नम्मा उसका, हमारे खिलाफ आवाज उठाती है ना वो। मतलब तुम उनके खिलाफ ये सब जो चौरंच रचे हो तो हमसे काहे नहीं बताए? हम ऐसे ही तुमरे ऊपर इतना गुस्सा किए थे। अम्मा अगर जब हम तुमसे बता देते ना तो जो अभी तक हमने ये चक्रव्यूह रचा है ना वो पूरा हो पाता। एक शराबी की वजह से सारा खेल गड़बड़ हो गया था अम्मा, नहीं अभी तक तो हम अपने खेल में कामयाब हो गए होते। आज हमको एकदम विश्वास हो गया कि तुम हम पर ही गए हो। एक बार दुश्मन को आंख में बसा ली ना तो काम तमाम करके ही दम लेता हूँ। इस घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई है देवा। जब भी कुछ अच्छा होने को होता है तो पता नहीं कैसे बुरा हो जाता है। अपनी कृपा इस घर पर हमेशा बनाए रखिएगा प्रभु, हमेशा बनाए रखिएगा। चाचा जी आपके लिए चिट्ठी आई है। चिट्ठी? मेरे लिए चिट्ठी? हाँ आप ही के लिए है ये। मुझे चिट्ठी कौन लिखेगा? आप ही के नाम से चिट्ठी है, माखन प्रसाद ने लिखा है। माखन? बेटा जरा पढ़ो तो क्या लिखा है। हाँ अभी देखती हूँ। आदरणीय मास्टर जी प्रणाम। मैं आपका पुराना छात्र माखन हूँ। पता नहीं मैं आपको याद भी होऊंगा या नहीं। मुझे आज आपसे कुछ कहना है, सो ये चिट्ठी डाक बाबू से लिखवा रहा हूँ। पिताजी ने आपके स्कूल में मेरा दाखिला कराया था कि पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा तो बड़ा होकर मुझे उनकी तरह मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। 2 वक्त की रोटी के लिए तपते शरीर में भी दिन रात काम नहीं करना पड़ेगा। इतना कमा पाऊंगा कि मेरे बच्चे कभी भूखे पेट नहीं सोएंगे। बस यही छोटा सा सपना देखा था मेरे पिताजी ने मेरे लिए। पर जानते हैं मास्टर जी, मैंने पिताजी का सपना तोड़ दिया। आज मैं भी उनकी तरह ही मजदूरी करता हूँ। बच्चे कई कई दिन बिना खाए सो जाते हैं, लेकिन जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। सीखने की उम्र में मैं भी स्कूल से भाग जाता था। आप घर पर भी मेरा शिकायत लेकर आते थे और पिताजी से जब मुझे मार पड़ती थी तब आप ही मुझे बचा लेते थे। और मुझे लगता था कि मैं आपसे और पिताजी से बचकर बहुत खुश हूँ। जीवन में पढ़ाई की अहमियत क्या होती है मुझे एहसास ही नहीं था, लेकिन मास्टर जी आपसे आज मुझे बहुत शिकायत है। जब मैं मजदूरी करता हूँ ना तो यही सोचता हूँ
कि क्यों आप मुझे पिताजी के मार से हमेशा बचा देते थे। क्यों नहीं आप मुझे सजा देते थे जब मैं बहाना करके स्कूल से भाग जाया करता था। आज मेरे बच्चे जब भूखे सोते हैं ना तो मन रोने लग जाता है। मेरे पिताजी ने जो मेरे लिए सपना देखा था मास्टर जी, मैं अपने बच्चों के लिए देख रहा हूँ। चाचा जी, आप शिवा भैया को घर वापस बुला लीजिए ना। तुम शिवा से मिलने गई थी क्या? चाचा जी, वो मेरे बड़े भाई हैं। उनसे मिलने के लिए सोचने या किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम्हारे चाचा जी के आदर्शों को पीछे छोड़ना पड़े। मेरे लिए सिर्फ ये मजबूरी है, मजबूरी समझ ले तुम। अरे तुम्हारे मैं का पोथा लेकर बैठ जाऊं ना मैं, तो कलम टूट जाए और स्याही छितर जाए। यार तुमने तो अपनी शादी को भी ना मजबूरी का नाम दे रखा है। इसके रोके रुका है सवेरा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। इसके रोके रुका है सवेरा। जैसा आप हमेशा कहते थे, शिक्षा ही जीवन की रोशनी है, आज एहसास हो रहा है कि अनपढ़ होना कितना बड़ा अभिशाप है। जो गलती मैंने अपने बचपन में कर दी है, वो अपने बच्चों को नहीं दोहराने दूंगा। उनको इतना बेहतर शिक्षा दूंगा कि उनका भविष्य सोने के जैसा चमक जाएगा। बस मास्टर जी, आपकी याद आ गई तो आपके लिए चिट्ठी भिजवा दिया। अगर हो सके तो अपने इस नालायक बच्चे को माफ कर दीजिएगा। आपका साथ माखन। माखन बहुत ही शैतान बच्चा था। पढ़ाई में तो जैसे उसका मन लगता ही नहीं था। फिर अपने पिता के देहांत के बाद पता नहीं वो कहां चला गया, और उसके बाद अब उसका खत आ रहा है इस तरह से। लोगों को जब तक अपनी गलतियों का एहसास होता है ना चाचा जी, तब तक बहुत देर हो जाती है। लेकिन मैं आपकी तरफ से माखन को चिट्ठी जरूर लिखूंगी, और उस चिट्ठी में ये लिखूंगी कि अपने आप को शिक्षित करने की कोशिश करें और अपने आप को साक्षर बनाकर अगली बार डाक बाबू के हाथों नहीं, अपने हाथों से चिट्ठी लिखकर भेजें। यही उसके मास्टर साहब का आशीर्वाद है। बेटा, तुम्हारे चाचे ने कुछ खाया पिया? चाचा जी, आप शिवा भैया को घर वापस बुला लीजिए ना। आप एक बार बोलेंगे ना तो शिवा भैया तुरंत आ जाएंगे। तुम शिवा से मिलने गई थी क्या? मेरा मतलब है कि तुम शिवा से मिलने क्यों गई थी बेटा? क्या जरूरत थी? चाचा जी, वो मेरे बड़े भाई हैं और इस घर का हिस्सा भी। मुझे उनसे बात करने के लिए और उनसे मिलने के लिए सोचने या किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम्हारे चाचा जी के आदर्शों को पीछे छोड़ना पड़े। हाँ? परिवार के बिना ऐसे आदर्श का क्या फायदा चाचा जी? बेटा, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, ना ही शिवा का और ना ही तुम्हारी चाची का। लेकिन मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि चाचा जी, ऐसे आदर्शों का क्या मतलब जिससे अपने परिवार ही अलग हो जाए? बेटा, कभी कभी अपने दिल को कड़ा करना पड़ता है, और अगर तुम्हें मेरे आदर्शों में मेरी जिद नजर आती है तो मुझे ना किसी के साथ की जरूरत है और ना किसी की सहानुभूति की। मैं अपने आदर्शों के साथ अकेला चल सकता हूं। अरे क्या हुआ भाई? अरे कुछ बोलोगे भी? और ये तुम ऑटो रिक्शा की चाबी को ऐसे क्यों फेंक रहे हो? यार तुमको पता है ना कि हमारे लिए रोजी रोटी है। यार ये तुम्हारे लिए होगी रोजी रोटी, मेरे लिए तो किसी मजबूरी से कम नहीं है। मैं यहाँ रिक्शा चलाने नहीं आया था, इससे तो पैसा दोनों कमाने आया था। हेलो मिस्टर सूरज, तुम जिसे मजबूरी का नाम दे रहे हो ना, वो ना जाने कितने परिवारों का पेट इज्जत के साथ भरता है। यार मुझे समझ में नहीं आता तुम हर बात को मजबूरी से क्यों जोड़ देते हो।
हाँ, ये मेरे लिए मजबूरी है, सिर्फ मजबूरी। अरे ग्राहक के नाम पे कोई भी आता है, कुछ भी बना के चला जाता है। और ये रहने के लिए कमरा, वाह भाई वाह, क्या कमरा है, वाह। यहाँ सांस लेने को जगह नहीं, यहाँ पर रोशनी तक नहीं आती है। यहीं बनाओ, यहीं खाओ और यहीं सब कुछ करो। तुम्हारे लिए होगा भैया ये राजपाट जैसा, मेरे लिए सिर्फ ये मजबूरी है। मजबूरी समझ रहे तुम? अच्छा, तो जनाब को खुली हवा में सांस लेना है? 10 लोग मिले तो तुमको इज्जत से बात करे, अपने दम पे काम करना, उसकी आजादी चाहिए। अरे मैं तो कहता हूँ ये सब करना था तो तुम शहर ही क्यों आए थे? तुमको तो इससे ज्यादा गाँव में मिल जाता ना। देखो, अगर तुम्हारे सारे खेत खलियान बिक गए तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, समझा? लेकिन हर आदमी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। जिंदगी में आगे कुछ करना चाहता है, बनना चाहता है, समझा? हाँ, वो एकाएक नहीं होता भाई। महत्वाकांक्षाएं आदमी की काबिलियत के हिसाब से बनती हैं और पूरी होती हैं। और सीधे तौर पे पूछूं तो तुम्हारी क्या महत्वाकांक्षा है? तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो ना, लेकिन उसके लिए काबिलियत क्या है तुम्हारे पास? अरे महाराज ने तो पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। मैं क्या छोड़ के आया, क्या पकड़ के आया, तुझे क्या करना उससे? अब बात यह है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। वाह, हर जगह मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है। अरे तुम्हारी जिंदगी ना मैं के दायरे में सिमट के रह गई है। और जो इस दायरे में तुम्हारा काम नहीं हो पाता ना, तुम उसे मजबूरी का नाम दे देते हो। चाहे वो 10 बाय 10 के चौल के कमरे में रहने की मजबूरी हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा चलाने की मजबूरी हो, चाहे वो गाँव में रहने की मजबूरी हो। अरे तुम्हारे मैं का पोथा लेकर बैठ जाओ ना मैं, तो कलम टूट जाए और स्याही छितर जाए। यार तुमने तो अपनी शादी को भी ना मजबूरी का नाम दे रखा है। उनके सपने हैं, वो बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। और माँ जी बाहर से जितनी सख्त हैं, अंदर से उतनी ही कोमल। ये दवा आपको स्वस्थ रखेगी। और ये गरम काढ़ा है। अरे वाह, जब हम काढ़ा बना के पी रहे थे तो सब लोगों ने हंगामा कर दिया, और आज उहे काढ़ा तुम बना के दे रही हो तो अमृत बन गया का? इसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। इसके रोके रुका है सवेरा। तो मेरी शादी को बीच में लेकर मत आ, वो मेरा व्यक्तिगत मामला है, समझा? क्यों नहीं हूँ बीच में? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरा हक है बोलने का। और सुनो, ये शादी ना तुम्हारा व्यक्तिगत मामला नहीं रह गया है। भले इस बात को तुम स्वीकार न करो, तुम बात नहीं करो, इस बात को तुम झुठला नहीं सकते कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी एक बीवी है। और लेकिन तुमने तो उसको भी मजबूरी का नाम दे दिया है। तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है मैं क्या करूं? मैं गांव वापस चला जाऊं, उसके पैरों में गिर जाऊं? अरे मान लिया कि मैं गलत हूं। जब मैं घर पे था तो वहां सब लोग मुझे सुनाते थे, और यहाँ तेरे ये उपदेश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। देख यार सूरज, मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ तुमको। ये एक दोस्त का दूसरे दोस्त के लिए प्यार है, अपनापन है, लगाव है। और तुम जब गलत होगे तो मैं बोलूंगा ना। ठीक, तुम सुनाते रहो मुझे, लेकिन तुम एक बात मेरे ध्यान से सुनो। तुम भी यही हो और मैं भी यही हूँ। तुम्हारी आंखों के सामने मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगा, तुम सामने से देखते रहोगे। यार तब भी ना तुमसे मैं दिल खोल के मिलूंगा और तुम्हें 10 बातें सुनाऊंगा। लेकिन यार तुम ये जो सपने की बातें करते हो, वास्तव में क्या है? वो सिर्फ कल्पना है या उसका यथार्थ से भी कोई संबंध है? आज का समय बदल गया है मेरे दोस्त। एक सामान्य सा आदमी भी राष्ट्रपति बन सकता है। बन सकता है, जरूर बन सकता है, लेकिन सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पे। भगवान जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, उनके सपने हैं। वो बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं। और धीरज भैया शहर में अपना सब कुछ छोड़कर गांव वापस चले आए। इस गांव को तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। और मेरे लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितना कुछ सुनते हैं। और माँ जी बाहर से जितनी सख्त है, अंदर से उतनी ही कोमल। उनको इस घर की मर्यादा की चिंता है, और मैं
मैं इस घर की बहू, मेरा रिश्ता इन सब से है। एक बहू के लिए उसका परिवार सबसे पहले होता है। वो इस घर गृहस्थी को अच्छे से संभाले, इसके बाद उसके सपने, उसकी इच्छाएं। भगवान जी, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस घर को अच्छे से संभाल सकूं, अपने कर्तव्य को अच्छे से निभा सकूं। हे भगवान जी, घर में जवान बहुरिया होने के बाद भी एक गिलास पानी के लिए भी खुद को उठ के लेना पड़ता है। ये राम जी राम। ओहो, पता नहीं हमारा सूरज कब बढ़िया आदमी बनेगा और हमको अपने पास बुलाएगा। लगता है वो भी खाली हमको सपना ही दिखा रहा है। हे भगवान जी। अरे माँ, आप खड़ी क्यों हो गई? आराम करिए ना। आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देना था, मैं किचन में ही थी। आइए, पहले आप बैठ जाइए। देखिए माँ, अभी कुछ दिन तक मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। आपको जितना कुछ कहना है, जितना भी डांटना है, आप बाद में मुझे डांट लीजिएगा, लेकिन आप अभी पूरी तरह आराम करेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको पूरा आराम मिलना चाहिए, तो आप घर की बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगी। अरे कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम तुम पे भरोसा करके बैठ जाए और उधर हमारा पूरा घर बिला जाए। यहाँ तो एक गिलास पानी भी दुश्वार है। हाँ, मैंने जग में गर्म पानी भर के रख दिया है। आप थोड़ी देर बाद गर्म पानी धीरे धीरे करके पीते रहिएगा, और अभी आप दवा खा लीजिए। अरे बहुरिया, ये दवाई वजह से कुछ नहीं होने वाला। ये बुढ़ापा है ना, वो अपने आप में एक रोग है जेकर कोनो इलाज नहीं, इसलिए हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे। क्यों फालतू में अपना पैसा फूके, बताओ। माँ, पता है बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है, लेकिन रोगों से बचने के लिए हम दवा तो खा सकते हैं ना, और बीमारी से बचने के लिए हमें परहेज भी करना पड़ता है। डॉक्टर साहब ने बोला है ये दवा आपको स्वस्थ रखेगी, और ये गर्म काढ़ा है, धीरे धीरे कर कर पी लीजिएगा। अरे वाह, जब हम काढ़ा बना के पी रहे थे तो सब लोगों ने हंगामा कर दिया, और आज उहे काढ़ा तुम बना के दे रही हो तो अमृत बन गया का? माँ, डॉक्टर ने यही सलाह दी है, और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की तरफ से बार बार यही बताया जा रहा है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर मजबूत होगी तो इससे हमें बीमारियों में लड़ाई लड़ने में मजबूती मिलेगी। और आप भी जानती हैं माँ, एक उम्र के बाद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है, तो उसी को बढ़ाने के लिए बस ये दवाइयाँ हैं। अच्छा, हमको ज्यादा मत सिखाओ। ये बताओ, ये सारा जानकारी तुमको कैसे पता? अरे हाय, देखिए अपनी किरण बिटिया भी यही है, के तरह हंस हंस के बतिया रही है जैसे कुछ गहरा नाता हो। कि ये बात ना गांव में और फैले, उससे अच्छा है कि किरण बिटिया का ससुराल मायके यही गांव में होना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो?
होश में तो हो रामलाल। इस हाथ से हमने चौक पकड़ के बच्चों को पढ़ना सिखाया है, हाथ में छड़ी लेकर उनको सबक सिखाना भी जानता हूँ। पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा। पार करो मेहनत हिम्मत